हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई सेल्फ मोनिका। और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फ्रेनेल की अर्धकाल ज़ोन विधि। फ्रेनेल अर्धकाल ज़ोन विधि में क्या होता है कि किसी तरंगाग्र के कारण किसी बिंदु पर प्रकाश की परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम जो फ्रेनेल है उन्होंने तरंगाग्र को अनेक जोनों में इस प्रकार किया गया है, अलग अलग विभाजित किया है कि किसी भी जोन के भीतर यानी किसी भी जोन के अंदर तथा बाहर के किनारों से प्रेक्षण बिंदु पर पहुंचने वाली प्रकाश तरंगों में जो कालांतर है वो पाई और समयांतर जो है वो कितना है T/2 हो। इन जोनों को हम क्या कहते हैं? अर्धकाल जोन कहते हैं। अर्धकाल जोन यानी ये जो पट्टियां होती है आपकी, जो वलय होंगे यानी व्रत, उन व्रतों के बीच में, दो व्रतों के बीच की जो पट्टियां हैं, वलय रहती है, वलय आप एक रिंग देखते हो, उस टाइप की रिंग्स को क्या कहते हैं? अर्धकाल जोन कहते हैं। तो इन जोन्स को क्या कहेंगे? हम अर्धकाल जोन्स कहेंगे, जिसमें क्या होता है, इनके बीच में जो प्रकाश तरंगे जैसे इन पर पहुंचेंगी तो इनके बीच का जो कालांतर होता है वो पाई होता है, तथा समय अंतर जो होगा इनके बीच में वो कितना होता है? T/2 बढ़ता जाता है। तो वो कितना आ जाएगा? इसका समांतर T/2 और कालांतर लेना है आपको पाई, ये आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ डायग्राम में देखेंगे कि इस डायग्राम में लेमडा तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश का समतल तरंगाग्र यहाँ पर आपने ABCD द्वारा प्रदर्शित है, जो कि बाईं ओर से दाईं ओर संचरित हो रहा है, यानी यहाँ से इधर की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि माना जो P बिंदु है एक प्रेक्षण बिंदु है, और यहाँ पर इसके लिए हम एक प्रेक्षण करते हैं जिस पर संपूर्ण तरंगाग्र का प्रभाव पड़ता है, यानी इस पूरे तरंगाग्र का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? इस P बिंदु पर पड़ता है। और हाइगन्स के सिद्धांत के अनुसार इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु जो है वो द्वितीय तरंगिकाओं क्या करता है? उत्सर्जित करता है। इसका जो ईच पॉइंट होगा वो क्या करेगा? सेकंड तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है, तथा किसी भी क्षण, कोई भी समय पर प्रत्येक तरंगिका बिंदु P से गुजरती है, यानी इसमें जितनी भी तरंगिकाएं निकलेंगी, द्वितीय तरंगिकाएं, वो सारी कहाँ से पास होती हुई जाएंगी? P बिंदु से पास होती हैं, तथा संपूर्ण तरंगाग्र के कारण बिंदु P पर जो परिणामी प्रभाव इन द्वितीय तरंगिकाओं के परिणाम के बराबर होगा। यानी यहाँ पर जितना भी आपका फोकस होगा इस बिंदु पर, P बिंदु पर, तो इसका जो परिणामी प्रभाव रहेगा वो इनकी द्वितीय तरंगिकाओं का जो परिणामी प्रभाव रहेगा उसी के बराबर होता है। और बिंदु P पर जो परिणामी प्रभाव ज्ञात करने के लिए हम इस संपूर्ण तरंगाग्र को क्या करते हैं? समकेंद्रिक जोन में निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। यानी हम इसको क्या करेंगे? इस पूरे को इक्वल, मतलब इस पर आप परिणामी प्रभाव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इस पूरे तरंगाग्र को हम सकेंद्रित जोन से मिलकर के निम्न संपूर्ण सकेंद्रित जोनों में क्या कर सकते हैं? विभाजित, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। और उसको डिवाइड हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं हम, कि इसके लिए हम क्या करेंगे? बिंदु P से समतल तरंगाग्र ABCD पर एक अभिलंब PO डालते हैं। क्या करेंगे हम? बिंदु P से समतल तरंगाग्र ABCD पर एक अभिलंब डालेंगे PO, जो कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ से एक आप क्या डालते हैं? PO लंब डालते हैं, और ये PO जो है इस ABCD पर क्या होगा? लंब होगा, और अभिलंब और बिंदु O को P से क्या कर देते हैं? सापेक्ष तरंगाग्र ध्रुव कहते हैं, और बिंदु O को P के सापेक्ष क्या कहा जाता है? तरंगाग्र ध्रुव कहा जाता है। और PO जो होता है वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? B, तथा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या है? लैम्बडा है। तो बिंदु P को केंद्र मानकर हम वहाँ पर उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो क्या ले लेंगे? B + λ/2 त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं जो तरंगाग्र को वृत्त M1 के रूप में काटता है, तथा तब आपका जो PM1 होगा वो क्या हो जाएगा? P + λ/2 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप एक O पॉइंट लेंगे, और यहाँ से इसके बीच की जो त्रिज्या है वो क्या है? B + λ/2 है। और इस त्रिज्या से हम क्या करेंगे? एक लंब
वाले एक वृत्त बनाते हैं, और ये वृत्त में इस पी ओ की जो डिस्टेंस है पी ओ इक्वल्स है वो क्या हो जाएगा बी प्लस लेमडा बाई टू माइनस बी हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आप पी एम वन इक्वल टू क्या हो जाएगा बी प्लस लेमडा बाई टू, एंड आप इनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो पी एम वन माइनस पी ओ यानी बी प्लस लेमडा बाई टू माइनस बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा लेमडा बाई टू हो जाएगा। इसका मीनिंग है कि जो आप बिंदु ओ से तथा वृत्त M1 की परिधि पर स्थित बिंदु से बिंदु P पर पहुंचने वाली जो तरंगिकाएं होंगी उनके बीच का कालांतर है वो क्या हो जाएगा 2 पाई बाय लेमडा हो जाता है, जहाँ पर ये इसको हम पाई रेडियन या कालांतर T/2 भी कह सकते हैं। अतः वृत्त M1 द्वारा घिरा क्षेत्रफल जो है वो फ्रेनेल का प्रथम अर्धकाल जोन कहलाता है। यानी ये M1 जो होगा आपका ये जो है वो क्या होगा प्रथम अर्धकाल जोन होता है फ्रेनेल का, ठीक है। और इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है b प्लस लेमडा बाई टू होगी। और यहाँ से आप क्या करेंगे पी एम वन में से आप क्या करते हैं पी ओ को माइनस यानी बी को माइनस करेंगे लेमडा बाई टू, तो आपके पास ये आ जाएगा, और लेमडा बाई टू इसके बीच का कालांतर आ जाएगा जो कि रेडियन के अंदर हम देखते हैं तो पाई हो जाता है या T/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आगे जब हम इसी प्रकार आगे की त्रिज्याएं लेते हैं यानी b प्लस टू लेमडा बाई टू, बी प्लस थ्री लेमडा बाई टू, बी प्लस एन लेमडा बाई टू, यानी ऐसे n वाले त्रिज्या के हम गोले खींचते हैं यानी गोले बनाते हैं। तो त्रिज्याओं के गोले बनाने के लिए जो तरंगाग्र को वृत्त क्रमशः M2, M3, Mn के रूप में काटते हैं, यानी ये तरंगाग्र को यानी आप यहाँ पर क्या करेंगे ऐसे जैसे अभी M1 बनाया है वैसे आप M2, M3 ऐसे ही बनाएंगे, जो कि इनकी त्रिज्याएं क्या है b प्लस टू लेमडा बाई टू, बी प्लस थ्री लेमडा बाई टू, और ऐसी एनवे वृत्त जब काटने जाएंगे तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी b प्लस एन लेमडा बाई टू हो जाएंगे। तो ये सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं एक वृत्त बनाते जाते हैं M1, M2, Mn तक वृत्त बनाते जाएंगे, और इस प्रकार संपूर्ण तरंगाग्र जो है वो फ्रेनेल के अर्धकाल जोनों में विभाजित हो जाता है। और ये जोन इस प्रकार स्थित होते हैं कि जैसे जैसे हम प्रत्येक जोन की अंदर तथा बाहर परिसीमा से गुजरते हैं तो बिंदु P की जो दूरी है वो क्या होती जाती है लेमडा बाई टू बढ़ती जाएगी। यानी अभी आपने देखा है पहले क्या था 2 लेमडा बाई टू था, फिर लेमडा बाई टू बढ़ गया तो 3 लेमडा बाई टू हो जाएगा, ऐसे ही n पर जाएंगे तो n लेमडा बाई टू हो जाएगा। यानी बार बार जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे लेमडा बाई टू डिस्टेंस भी क्या होती जा रही है बढ़ते जाती है। प्रथम अर्धकाल जोन एक वृत्त होती है, ठीक है, यानी हम प्रथम अर्धकाल जो बनाएंगे वो क्या होता है एक वृत्त होता है। लेकिन जैसे ही आप द्वितीय, तृतीय और एनवी अर्धकाल जोन बनाते हैं तो वो क्रमशः वृत्तों M1 व M2 के बीच की जो घिरी हुई वलयाकार पट्टी है वो होगी, और ऐसे ही आपका जो थर्ड रहेगा वो क्या होगा सेकंड और M3 वृत्तों के बीच की जो घिरी वलयाकार पट्टी है वो होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसमें अर्धकाल जोन होंगे आपके वो कौन कौन से होंगे। पहला ये तो M1 तो क्या होता है वृत्त होता है, लेकिन इसके बाद की क्या होंगी M1 और M2 के बीच की जो पट्टी है ये वलयाकार पट्टी, ये वलयाकार पट्टी होती है। एंड फिर थर्ड वाले के लिए आप देखेंगे तो M2 और M3 के बीच की पट्टी होगी। ऐसे ही N और N-1 वाली जो है आपके पास वृत्त होंगी उनके बीच की जो घिरी हुई पट्टी है वो NV क्या होंगी आपके पास वलय होंगी, जिसे आप क्या कहते हैं अर्धकाल जोन कहते हैं। तो इसी के लिए हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख देते हैं इस प्रकार, किन्हीं भी दो क्रमागत वृत्तों के बीच घिरी वलयाकार पट्टी को हम क्या कहते हैं अर्धकाल जोन कहते हैं। यानी आप दो क्रमागत वृत्त रहते हैं M1, M2 और उनके बीच के जो वृत्तों उन दोनों वृत्तों के बीच की घिरी हुई वलयाकार पट्टी होगी यानी रिंग होगी, उस रिंग को हम क्या कहते हैं अर्धकाल जोन कहते हैं। इसी प्रकार से M N व N-1 वाले वृत्तों के बीच की जो वलयाकार पट्टी होगी वो भी क्या होती है यहाँ पर अर्धकाल जोन, Nवा अर्धकाल जोन होता है, ठीक है।
अब इसके बाद देखते हैं, तो इसके लिए हम इसमें निकालेंगे अर्धकाल जोन का क्षेत्रफल, कि एक अर्धकाल जोन का क्षेत्रफल क्या होता है। तो एक अर्धकाल जोन के क्षेत्रफल को देखेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास। माना कि वृत्त M1 की त्रिज्या क्या हो जाएगी Rn, तथा Mn-1 की त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगी Rn-1। तब डायग्राम में हम nवे जोन का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे An, जो कि हो जाएगा पाई Rn² और पाई Rn-1 का स्क्वायर। तो Rn=2 तो है हमारे पास, जो nवी त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी b प्लस λ/2, सॉरी n λ/2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस यहाँ पर पाई और Rn-1 की वैल्यू रखेंगे b प्लस n-1 λ/2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पर लेमडा और इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड इसका यहाँ पर आ जाएगा b प्लस n λ/2 का होल स्क्वायर माइनस b प्लस n-1 λ/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे पाई कॉमन लेंगे तब b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे, देन b स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहाँ हो जाएगा बी एन लैम्डा माइनस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे बी स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस Bn-1 लैम्डा। यहाँ पर ये तीनों टर्म्स माइनस में होंगी क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए। अब यहाँ पर देखेंगे पाई, ये तो कांस्टेंट है वैसे ही चल रहा है, एंड यहाँ से b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4, यहाँ पर भी लैम्डा स्क्वायर बाय 4 है तो आप लैम्डा स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लेंगे, एंड n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर अपन करके n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n लिख लेंगे, और n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर बाय 4 2n प्लस 1 ये एक टर्म आ जाएगा, एंड यहाँ से बी एन लैम्डा और एक ये है माइनस Bn-1 लैम्डा, तो b और लैम्डा कॉमन ले लेंगे, इधर है n और इधर हो जाएगा n माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n प्लस 1 हो जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगा n से n कैंसिल, b लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 4 2n प्लस 1, ये है आपके क्या हो जाएगी एक अर्धकाल जोन का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि लैम्डा स्क्वायर जो है उसको हम नगण्य मान करके छोड़ देंगे, और नगण्य मानकर छोड़ने से आपके पास अर्धकाल जोन का जो क्षेत्रफल है An वो हो जाता है पाई b लैम्डा हो जाएगा। इससे स्पष्ट है कि जो आपका An है उसका मान n पर निर्भर नहीं करता है, और अतः n पर निर्भर नहीं करेगा तो सभी जोनों का जो क्षेत्रफल है वो लगभग क्या होता है इक्वल होता है, और वास्तव में n के बढ़ने पर जोन का क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है बढ़ता जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि n पर निर्भर नहीं कर रहा है, लेकिन जो वास्तव है यानी जो आपकी वास्तव में, लेकिन जैसे जैसे उसके n बढ़ते जाते हैं वलय आपकी बढ़ती जाएंगी तो उसमें जोन का क्षेत्रफल भी क्या होता जाता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।